चलिए स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हम परिचर्चा कर रहे हैं आपसे क्विक रिवीजन क्लासेस में, और क्विक रिवीजन क्लासेस में हमारी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री पर। और मॉडर्न हिस्ट्री पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे उपनिवेशिक शासन के बारे में। और उपनिवेशिक शासन में हमने पिछली लास्ट क्लासेस में आपसे वाणिज्यिक काल देख लिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो क्लास को आवश्यक देखिए। 1773 से 1813 तक का हम टाइम पीरियड आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारी परिचर्चा होगी वो उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण पर होगी, जो स्टार्ट होता है 1813 से 1858 तक का। ठीक है, तो इस पर मेरी आपसे परिचर्चा होगी। चैनल को आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको समय रहते मिल सके और आप लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहें। हमने एजुकेशन बायर यूट्यूब चैनल पे ही कई ऐसी सीरीज चला कर रखी हैं, जिसमें PYQ एक सीरीज़ हमने चला के रखी है, PYQ सीरीज चला के रखी है, जिसमें हम 2018 से 2022-23 तक के क्या देख रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो खास तौर पर UP PCS और RO से रिलेटेड है। RO से रिलेटेड है। ठीक है, हम इन पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि UP PCS का जो एग्ज़ाम है वो आप देखोगे RO में भी उससे क्वेश्चन बनते हैं, ARO में भी उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आवश्यक रूप से इस क्लासेस को देखें और उसको ज्वाइन करें, एंजॉय करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात कर लेते हैं औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण स्टार्ट होता है सर 1813 से 1858। इस समय आप देखोगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल की कुछ आपको नीतियों में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। परिवर्तन कुछ ऐसा जिसको आप समझें, क्योंकि इतिहास को समझना ही सबसे बड़ा है। औद्योगिक चरण में हमें आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन के तत्व हैं उनको रेखांकित करना है, उन्हीं को समझना है। और यदि आपने इनको समझ लिया और इनको रेखांकित कर लिया तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट हिस्ट्री को लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के इसी क्लास के माध्यम से, क्लास में ही सर, बाद में नहीं, क्लास में ही आपको सफिशिएंस हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप एक बुक ले लें। आप दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती है उसको ले लें, लगभग 300 के आसपास की वो किताब है, मार्केट में आपको अवेलेबल है, मंगवा लीजिएगा और ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं औद्योगिक चरण में क्या यहाँ पर नीति थी। यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय आप देखोगे भारत को विनिर्मित वस्तुओं के आयात और कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तित करना था। मतलब मैं कहूँ आपसे कि भारत को एक मार्केट के रूप में तब्दील करना था, कि यहाँ से हम यूरोप जो रॉ मटेरियल है वो हम लेकर के जाएंगे, मतलब कि कच्चा माल हम लेकर के जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, उसका निर्यात होगा। और जो तैयार माल है, यहाँ पर जो तैयार माल है, ठीक है, जो तैयार माल है उसका क्या होगा, आयात होगा। और भारत को आपने मार्केट के रूप में तब्दील कर दिया। इससे भारत की कमर टूटेगी, भारत के नागरिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। जो हस्तशिल्प हैं, छोटे बड़े कुटीर उद्योग हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे। और अपनी ज़रूरतों, आवश्यकताओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल ने पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हीं नीतियों में अगर आप देखोगे, उन्हीं नीतियों में आती है आपकी राजनीतिक नीति, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखें आर्थिक नीति, अगर हम आर्थिक नीति की बात कर लें तो इस समय आप देखोगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन बाद
साम्राज्यवादी प्रसार पर बल देता है ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष से नियंत्रण में लिया जा सके। मतलब इनका उद्देश्य हो गया कि जो भारतीय राज्य हैं उन रजवाड़ों को अपने आधिपत्य क्षेत्र में, अपने शक्ति के क्षेत्र में उसको ले लीजिए और उन पर नियंत्रण कर लीजिए। बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। ये चीज़ें वहाँ पर रख ली गई। इन सब के साथ साथ प्रशासनिक नीति की अगर हम बात कर लें तो प्रशासनिक नीति में इन्होंने प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार और परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने पुलिस, आप देखोगे पुलिस व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को विशेष परिवर्तन किया और अपनी शक्ति को और ज़्यादा विस्तृत करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जुडिशरी सिस्टम भी ये लेकर के आ गए। ठीक, इन्होंने न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में ही आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को रेखांकित करने का प्रयास किया, जो कि आप इस चीज़ को समझते हैं और बड़े वाकिफ तरीके से जानते हैं। उसके बाद आप देखोगे तीसरा बिंदु आता है सर यहाँ पे आपका आर्थिक सिस्टम। आर्थिक व्यवस्था में कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण का तात्पर्य यहाँ पर यह है, भारत में जो भारतीय किसान हुआ करते वो किसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती किया करते थे। मतलब ये हुआ इस बात का कि वो मोटा अनाज उत्पाद करते थे। ठीक, बेशक वह कृषि व्यवस्था में आप देखोगे कपास और कॉटन का उत्पादन करते थे, परंतु व्यापक स्तर पे करते थे। लेकिन महोदय वो चाय, कॉफ़ी, सोरा, अफीम इत्यादि का उत्पादन व्यापक स्तर पर नहीं करते थे। इसके साथ साथ आप देखोगे इन्होंने एग्रीकल्चर को नकदी व्यवस्था में लाने का प्रयास किया। लास्ट क्लासेस में आपसे मैंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा की। पूंजीवादी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था और सिस्टम को मैंने बताने का प्रयास किया। इसी समय आर्थिक व्यवस्था में इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। चूंकि जो छोटे बड़े उद्योग थे एमएसएमई सेक्टर था, ठीक है, क्या था? एमएसएमई सेक्टर था सर। जो एमएसएमई सेक्टर था एमएसएमई सेक्टर पूर्णतः रूप से आप देखोगे कंगाली की कगार पर पहुंच गया। पूर्णतः कंगाली की कगार पर पहुंच गया। छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे व्यापारी वर्गों का पतन हो गया। जब इन सब का पतन हुआ, यहां से जो भी व्यापारी हुआ करते और यदि यूरोप में अपने माल को बेचते तो उन पर बहुत उच्च कर लगा दिया जाता था, जिसको बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो लगाई जाती। इस सब के अलावा उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे और टेलीग्राफ का विकास और धन की निकासी जैसे सिद्धांत की बात करी। रेलवे लेकर के आए। इस रेलवे ने भारतीय लोगों की, भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। आइए मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखिए जरा। चूंकि रेलवे के माध्यम से अब ब्रिटिशर्स को भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र थे, कौन से क्षेत्र थे? दूर दराज के जो क्षेत्र थे,
ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको आप देखोगे, दूर दराज के क्षेत्रों में उनको अब एक स्थान से जाने में, एक स्थान से आने में आसानी हो गई। वन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये भारत का नक्शा मैं बना दे रहा हूँ, ये देखिए। अब वो यहाँ से महाराष्ट्र के रीजन से, मुंबई के इस रीजन से उन्होंने शुरू किया और अब वो मध्य भारत तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। रेल के माध्यम से वो बंगाल तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से तैयार माल लेकर के जाते हैं और कच्चा माल लेकर के बंदरगाह तक आ जाते हैं। और यदि किसी समय पर 1 सेकेंड रुकिएगा। यदि किसी समय पर भारत के किसी क्षेत्र में कोई विद्रोह, आंदोलन, युद्ध होता तो उस युद्ध को दबाने का काम इस रेलवे के माध्यम से किया गया। टेलीग्राफ, इससे जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाती। और इसके साथ साथ आप देखोगे धन की निकासी का सिद्धांत भी देखने के लिए आपको मिला। मैं आपको बताना चाहता, CR दास ने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का अपनी किताब में इसके बारे में चर्चा करी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू ने इसके बारे में चर्चा करी। ये मैं एक आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि सामने जो बैठा हुआ टीचर आपको पढ़ा रहा है वो केवल PPT देख रहा है या फिर उसके माइंड में भी कुछ चीज़ें हैं। मैं स्टूडेंट्स इस PPT से ज़्यादा आपको अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। जो मैंने इतना कुछ सीखा है पिछले कुछ वर्षों में, मेरा उद्देश्य है कि वो आप तक पहुँच सके और मैं आप तक उन चीज़ों को मुफ्त में, एकदम फ्री, कोई उसका रुपया नहीं, आप नहीं दे, हमने वो रुपये पहले खर्च कर दिए हैं, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। चौथा इसमें जो पिलर आता है वो आता है सामाजिक नीति। चूंकि समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करना, इनकम के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना। भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। वर्ष 1835 में, कब? वर्ष 1835 में मैकाले शिक्षा पद्धति को लाया गया और ये इंग्लिश भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। इसका एक अपना उद्देश्य था सर। इसका उद्देश्य था कि फिल्टर का सिद्धांत आपको लगाना है सर। क्या लगाना है? फिल्टर। मतलब कि हम समाज के कुछ वर्गों को एजुकेटेड करेंगे और ये वर्ग जाकर के समाज के अन्य वर्गों को, अन्य समूहों को शिक्षा देंगे। ये टपकन सिद्धांत है कि यहाँ पर ऊपर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों को अगर हमने 100 व्यक्तियों को शिक्षा दी, अगर 100 व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति 10 को शिक्षा देगा तो आप कुल मिलाकर के 1000 को शिक्षित कर रहे हैं। ये सिद्धांत इन्होंने रखा, परंतु ये फेल हुआ और ऐसा आगे चल के कुछ नहीं हुआ। ठीक, ये सिद्धांत इनका एकदम फेल हुआ, एकदम गलत साबित हुआ। आज भी आप तथ्य देखोगे, भारत में एजुकेशन रेशियो देखोगे तो आज भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्होंने कई ऐसे समाज सुधार के मुद्दे किए जिसमें विधवा पुनर्विवाह को आगे लाने का काम किया।
कन्या भ्रूण हत्या को इन्होंने बैन लगाने का प्रयास किया। इनके सबके साथ साथ, कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया और जो दासों की बिक्री व्यवस्था थी, बाजार व्यवस्था, उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। भारत में एजुकेशन व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपीस भारतीय एजुकेशन शिक्षा में, भारतीय एजुकेशन प्रणाली में प्रति वर्ष खर्च करने का प्रयास किया। इन सब के साथ साथ आप देखोगे सांस्कृतिक नीति, जो इसका 5वां पिलर आता है सर। चूंकि इस समय उदारवाद और उपयोगितावादी विचारधाराओं का प्रगति और भारत पर उसका प्रभाव लगातार कंटिन्यूअसली पड़ रहा था। मतलब कि ये हुआ लिबरलिज्म एंड यूटिलिटरिज्म। तो उदारवाद और उपयोगितावादी विचारधारा ये भारत में प्रगति कर रही थी और इनका प्रभाव ठीक ठाक भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति पर देखने के लिए आपको मिल रहा था। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है, जो कि मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ें ओवरऑल ऊपर समझा दी हैं। अब मेरा उद्देश्य है कि आपको औद्योगिकरण की राजनीतिक नीति पर थोड़ा सा चर्चा कर दूं, ताकि आपको फैक्ट भी याद हो जाए और चीज़ें भी याद हो जाए। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जब एक मछुआरा होता है और मछली पकड़ने के लिए जाता है तो उसको जाल बहुत बड़ा फेंकना पड़ता है, तब जाकर के मछली फंसती है। इसीलिए इस सिद्धांत को याद रखना कि केवल हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, XYZ जिसकी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसका 360 डिग्री घुमाने का प्रयास कीजिए। और जब आप बड़ा जाल फेंकेंगे तो निश्चित ही उसमें एक न एक मछली आपकी फंसी जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ, आप कहेंगे सर कई बार देखते हैं कि उसमें खाली रह जाता है। एक बार में खाली रहेगा, दूसरी बार में उसको अनुभव हो जाता है कि कहाँ पर मछली है, कहाँ पर नहीं, वहीं पर जाल फेंकेगा और मछली एक नहीं फिर कई कई पकड़ता है। ये भी आप मत भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं औद्योगिक चरण और राजनीतिक नीति के बारे में। चूंकि भारत को एक सशक्त बाजार के रूप में विकसित करने के लिए, मैंने आपको जो कि पहले बता दिया, कंपनी ने अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने पर बल दिया। इस चरण में भारत में आने वाले गवर्नर जनरलों ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए आप देखोगे ब्रिटिश साम्राज्य को व्यापक विस्तार पर बल दिया। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन विस्तार की नीति को आगे बढ़ाएगा तो सर तभी तो उसके वस्तुओं के प्रति लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित होगा, वही तभी तो आकर्षित होगा। और जब ध्यान आकर्षित होगा तो लोग डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुओं की लोग डिमांड करेंगे। और जब डिमांड करेंगे तो इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा तो जो ब्रिटिश व्यापारी हैं उनको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और वो यही चाहते हैं कि उनको लाभ हो, वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर विकास भारतीयों का नहीं बल्कि अपना विकास किया। जिस समय हमें गेहूँ, चावल, दाल, आटे की ज़रूरत थी, जिस समय हमें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल हमें चाहिए होता था, उस समय उन्होंने हमें रेलवे थमड़ा दिया, जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी। आप क्यों भूल जाते हैं स्टूडेंट्स कि 1770 का जो अकाल पड़ा था बंगाल वाले रीजन में, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये तो वो डाटे हैं, ये तो वो फैक्ट हैं सर जो इतिहासकारों को डायरेक्टली कहीं ना कहीं मिलते हैं। और आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट का डाटा कुछ और होता है और वास्तविकताएं कुछ और होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ज़रूरत अन्य चीज़ों की थी, लेकिन हमें दे क्या रहे थे? अन्य चीज़ें दे रहे थे।
इसके साथ साथ जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे इस समय के, अगर हम उनकी बात कर लें तो उनमें 1813 से 1823 तक रहे थे लॉर्ड हैक्टिगन्स। कौन थे? लॉर्ड हैक्टिगन्स। लॉर्ड का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लॉर्ड, वास्तविक रूप से आप इंग्लिश में लिखोगे तो लॉर्ड बोलोगे, और लॉर्ड माने होता गॉड, मतलब भगवान। ये कोई भगवान सगवान नहीं है, ये केवल लॉर्ड हैं। इनको काटो, ये लॉर्ड साहब होंगे अपने घर के, यहाँ पर हैक्टिगन्स चलेगा। इनके शासनकाल में अलंग नेपाल युद्ध लड़ा गया, जो कि 1815 तक का था। आप जरा सोचिए, इन्होंने नेपाल के क्षेत्र पर अपनी नीति को विस्तृत करने का प्रयास किया। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्ञान लेकर के आपस में लड़ जाते हैं, कहते हैं दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, बोलते नेपाल है। मैंने कहा भाई नेपाल है तो लॉर्ड हैक्टिगन्स का पढ़िए 1813 से 1823। जब अलंग नेपाल युद्ध हुआ उस समय नेपालियों को पराजित कर उन्होंने सुरगोली की संधि कर ली और 1816 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया, और इस संधि के अनुसार ही सिक्किम पर नेपाली अधिकार समाप्त हो गया, और कुमाऊं से गढ़वाल सहित, समझना, कुमाऊं से गढ़वाल सहित आप देखोगे तराई का एक अच्छा खासा भाग ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। और उसमें केवल यही नहीं, उसमें आप देखोगे उसके अंदर नेपाल का बहुत बड़ा भाग शामिल था, बहुत बड़ा भाग शामिल था। जैसे मैं आपको बता दूं, नेपाल यूं इस तरीके से बना हुआ है, आप अगर देखेंगे तो नेपाल ये ऐसे बना हुआ है, लैंडलॉक एक कंट्री है, ये नेपाल का रीजन है। तो लगभग ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन सब पे आप देखोगे इस समय जो ब्रिटिश, भारतीय ब्रिटिश था उसका अधिकार था। ऊपर का कुछ ग्लेशियर वाला जो तिब्बत वाला रीजन था उस पर नहीं था। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आप देखोगे इसके समय में तृतीय अलंग मराठा युद्ध लड़ा गया, जो कि 1817 से 1818। इस युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि मराठाओं की सत्ता तो समाप्त हो गई, अब यहां पर शासक हम करेंगे, यहां के शासक हम होंगे। स्टूडेंट्स, तृतीय अलंग मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 में मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त करने का प्रयास लॉर्ड हैक्टिगन्स ने किया गया। इसी के अंतर्गत आप देखोगे ब्रिटिश सेना ने पेशवा, भोसले और होलकर की संयुक्त शक्ति को हरा दिया, और हराने के पश्चात वर्ष 1818 में पेशवा के साथ में संधि कर मराठा परिसंघ को भंग कर दिया, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन भोगी बना करके, क्या बना करके? पेंशन भोगी बना करके विठूर भेज दिया गया, और अंतिम में जाकर के उनकी वहां पर डेथ भी हुई। मतलब कि आपसे पूरा जो भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल कही जाती है सर, मुंबई, महाराष्ट्र, इस पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको ऑडिबल, विजिबल और क्लियर हो रही होंगी। चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए टॉपिक पर आते हैं। लॉर्ड एम हर्स्ट, ये 1823 से 1828 तक रहता है सर। कब तक रहता है? 1823 से 1828 तक ये रहता है। आप देखोगे इसके शासनकाल में प्रथम अलंग बर्मा युद्ध लड़ा गया, जो कि 1824 से 26 में हुआ था। इसमें कंपनी ने बर्मा को हरा करके उसके साथ में आप देखोगे यंदोबा की संधि कर ली थी, और ये यंदोबा की संधि 24 फरवरी 1826 को की गई थी। याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, यंदोबा की संधि, ठीक है, बर्मा के साथ में हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा, 24 फरवरी 1826। मैं क्यों इतना फोकस इस पे कर रहा हूं?
सर विषय चल रहा है अभी आपका बांग्लादेश का शासन। आप स्थिति देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ की सरकार गिर गई, शेख हसीना भारत में आ गई बांग्लादेश छोड़ करके, उनके हाउस में घुस गए, प्रधानमंत्री जो हाउस है उसमें घुस गए, तोड़फोड़ कर दी लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी तक किसी ने भी उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है जो एजुकेशन से संबंधित हो। केवल यही वीडियो आ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उस पर कोई वीडियो नहीं। मैं एक स्पेशली वीडियो बांग्लादेश से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आरओ वगैरह जो भी वनडे एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जीएस से रिलेटेड। तो देखो उसका संबंध कैसे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आंतरिक अशांति का माहौल बना हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यंदोबो की संधि किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत और बर्मा, ऑप्शन नंबर सी चाइना और भारत, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान और भारत। तो याद रखना ये बर्मा और कहीं ना कहीं भारत के बीच में उस समय में यंदोबा की संधि थी जो ब्रिटिश भारतीय शासकों के द्वारा की गई थी। यंदोबो की संधि के आधार पर ही कंपनी ने बर्मा से बहुत सी रियासतों की मांग की थी। अच्छा क्यों बढ़ रहे थे सर ये इधर बर्मा वाले क्षेत्रों की तरफ, ऐसा क्या रीजन था जो इधर इस साइड में ये लगातार आप देखोगे बढ़ते जा रहे थे। क्यों इन क्षेत्रों में बढ़ रहे थे, इसका कोई रीजन है, इसका कोई महत्व है। जी हाँ, यहाँ से इनको चाइना के लिए जाना था, म्यांमार के लिए जाना था, आप देखोगे कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम के लिए जाना था और इन क्षेत्रों पे इनको शासन भी करना था। इसलिए इसका बड़ा उद्देश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। इट्स क्लियर या नो? मैं कहूँगा क्लियर। और एक मार्केट बन रही थी क्योंकि बाजार की व्यवस्था थी, तो इनको आगे आप देखोगे लाना था। तो याद रखेंगे यंदोबो की संधि 1800, ठीक है। चलिए उसके बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम है विलियम बेंटिंग। स्टूडेंट जो विलियम बेंटिंग थे वो 1828 से 1835 तक उन्होंने शासन किया, जिसके साथ साथ बेंटिंग ने साम्राज्यवादी प्रसार एवं विलय की नीति जारी करते हुए 1831 में मैसूर और इसके साथ साथ 1834 में कुर्ग और 1835 में आप देखोगे मध्य कछार में एक तरीके से जैतिया को साम्राज्य में मिला दिया था। मतलब कि कुल मिलाकर के ये हुआ कि इस समय इनकी नीति थी विस्तारवादी, ये अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे और इन्होंने विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, विस्तार दे रहे थे और विस्तार देना शुरू कर दिया। ये छोटे बड़े साम्राज्यों को मिला रहे थे, छोटे छोटे रजवाड़ों को तोड़ करके उनका एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र बना रहे थे जिस पर ये अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें, अपनी वस्तुओं को बेच सकें, अधिक से अधिक व्यापार को रेखांकित कर सकें। इनका ये महत्वपूर्ण मूलभूत उद्देश्य था। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप, मुझे लगता है कि क्लियर। उसके बाद आता है ऑकलैंड। 1836 से 1842 में आपको मिलेगा ऑकलैंड। ये मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि कहते हैं कि बलि का बकरा जिसको बनाया जाता है तो उसमें ऑकलैंड एक शासक था। ऑकलैंड का अपना इतिहास है क्योंकि ये ऑकलैंड 1836 से 1842 में आता है। इसके शासनकाल में प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया। अब जरा समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ हिंट्स के तौर पर, अफगान युद्ध लड़ा गया। ब्रिटेन की सियासत सत्ता आप देखो नेपोलियन बोनापार्ट से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहती थी। उधर लगातार कई ऐसे शासक साम्राज्य थे जो कंटिन्यूअसली युद्ध कर रहे थे रसिया वाले रीजन में, जिसके चलते ब्रिटिश को चिंता थी कि वह कहीं युद्ध ना कर दे, और कहीं युद्ध ना कर दे ये उनको चिंता सताई जा रही थी। इसीलिए आप देखोगे उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने ऑकलैंड को शासक बना करके अफगान भेजा। ऑकलैंड गया अपनी सेना के साथ में। जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ की सेनाओं को लगा कि हमारे क्षेत्र पर, हमारे साम्राज्य पर, वहाँ के स्थानियों को लगा कि अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाले हैं। इसीलिए वहाँ के स्थानीय निवासियों ने, वो टेंट लगवा ही रहा था ऑकलैंड, फटाक से आए और रात्रि में वहाँ के लोगों ने हमला कर दिया।
और हमला कर दिया। वहीं पर आप देखोगे ये मारा गया, ये मारा गया। ठीक है, ये मारा गया। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अंग्रेजों के लिए यह युद्ध एक आप देखोगे त्रासदी सिद्ध हुआ, जिसकी मैंने बात करी, क्योंकि इन्होंने एक अपना गवर्नर यहाँ पर खो दिया था, ऑकलैंड यहाँ पर खो दिया था। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखिएगा। चलिए सर, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं एलेन बरो। एलेन बरो ये 1842 से आप देखोगे 1844 तक यहाँ पर शासन बनता है। इसने 1843 में सिंधिया मतलब सिंध पर आक्रमण कर लिया। उस समय आप देखोगे वहाँ पर सिख का साम्राज्य था, वहाँ पर भी इसने आक्रमण किया और अपनी शक्ति और सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक, इनके पश्चात आप देखो आते हैं जिसको हम कहते हैं सर लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के समय 1844 से 1848 के समय, इसके शासनकाल के समय आप देखोगे प्रथम अलंग सिख युद्ध हुआ, जो खास तौर पर 1845 से 1846 तक में था। इसमें सिखों ने पराजित होने के पश्चात कंपनी के साथ लाहौर की संधि कर ली। इस पर मैंने आपसे पिछली क्लासेस में चर्चा की है और बड़े अच्छे से जब मैंने सिखों को पढ़ाया तो उस पर मैंने आपसे डिस्कस किया। लाहौर की संधि के तहत कंपनी ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया और अपनी शक्ति और अपनी संपदा को और ज़्यादा विस्तारित करने का प्रयास कर लिया। ठीक, इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद आते हैं सर मुकद्दर। और मुकद्दर है कौन? जिसको आप कहते हैं डलहौजी। सर ये वही डलहौजी है महोदय जिसने भारत को तो बहुत कुछ दिया, लेकिन भारत के किसानों की, भारत के लोगों की कमर तोड़ने का काम इसी डलहौजी ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजों ने काम तो किए, लेकिन उसमें भारत का हित नहीं बल्कि अपना अहित देखा, अपना हित देखा और भारत का अहित देखा। लेकिन भारतीय लोगों का अपना एक कॉन्सेप्ट रहा है कि सर हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक अवसर खोज निकालते हैं। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए दो तरीकों को अपनाया। इसमें पहला जो विषय था वो था आपके युद्ध के माध्यम से विस्तार करना। क्या था सर? युद्ध के माध्यम से विस्तार करना। मतलब कि ये हुआ कि वो युद्ध करता और युद्ध के पश्चात अपनी शक्ति को, अपनी शासन को, अपनी सत्ता को और ज़्यादा विस्तारित करने का प्रयास करता। वहीं अगर आप देखोगे द्वितीय अलंग सिख युद्ध जो 1849 के बाद पंजाब पर अधिकार करने वाले शासकों में कोई था तो उसमें डलहौजी था। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इसने सिक्किम का अधिग्रहण कर लिया। इसका भी उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम विस्तारित कर सकें और विस्तार करने के पश्चात अपनी सत्ता को और ज़्यादा स्थापित करने का प्रयास कर सकें। ठीक, चलिए, द्वितीय अलंग बर्मा युद्ध होने के पश्चात आप देखोगे 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पेंगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1853 ईस्वी में आप देखोगे बरार के कपास उत्पादन क्षेत्र पर निज़ाम से इसने छीन लिया था। ये वही शासक था, ये वही गवर्नर जनरल था जिसने आप देखोगे वर्ष 1856 में द्वेष शासन के आधार पर किसको सर? द्वेष शासन के आधार पर अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दूसरा विचार के माध्यम से इसने काम किया, व्यापक गत का सिद्धांत। और इस व्यापक गत के सिद्धांत पर
बलि का बकरा सबसे पहले अवध साम्राज्य बना था। वही अवध जो कभी भारत में आप देखोगे मौर्यों का साम्राज्य हुआ करता था, वही अवध नंदों का नरवास हुआ करता था। उसी की हमने आपसे चर्चा इसमें देखने के लिए आपको मिली। उसी अवध पे आप देख रहे हैं कि इसने अपनी सत्ता को विस्तारित करने का प्रयास किया और अपने आप को, अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास इन्होंने किया। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। डलहौजी ने व्यापक कद के सिद्धांत के माध्यम से राज्य जो ब्रिटिश सदन द्वारा निर्मित किए गए थे उन्हें अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए गोद में लेने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। इसका मानना था कि हम जो उत्तराधिकारी नहीं हैं उसको आप गोद में नहीं ले सकते हैं, ऐसी बात इसने कही। ठीक, इसके साथ साथ इसने राज्यों पर लॉर्ड डलहौजी के अत्यंत निर्ममता के व्यापक सिद्धांत लागू किया और नीति के तहत आप देखोगे सतारा, जैतपुर, सबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। कुशासन के आधार पर अवध का 1856 में विलय कर लिया गया डलहौजी के द्वारा। उसके बाद आता है औद्योगिक नीति के साथ साथ आप देखोगे प्रशासनिक नीति। ये तो थी राजनीतिक नीति, लेकिन इसमें आती है सर प्रशासनिक नीति, जहां पर इसके प्रशासन का विस्तार देखने के लिए मिला। इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन सत्ता ने इस समय आते आते आप देखोगे इस समय आते आते इन्होंने कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कर दिया। क्या कर दिया, सुदृढ़ीकरण कर दिया, जिसमें खास तौर पर ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के लिए भारत को बाजार के रूप में विकसित करने हेतु कंपनी ने आप देखोगे प्रशासनिक सुधारों पर विशेष बल दिया गया। क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 से 1817 ईस्वी में आप देखोगे पिंडारियों का दमन किया। ये पिंडारी कौन थे सर, ये रास्ते में जाते हुए माल को लूट ले रहे थे, लुटेरे थे, ये लूट लिया करते थे। ये जब चाहते थे, जब आप देखोगे किसी भी वस्तु को ये लूटने का काम करते थे, ये लूटने का काम करते थे। ठीक है, इन्हीं को पिंडारी के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप क्या है समझ सकते हैं। चलिए सर, पिंडारियों ये क्या थे, लूटपाट करने वाले लोगों का एक गिरोह था। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों समूह के या वर्गों के लोग शामिल थे। ये मराठों की सेना में सहायक के रूप में कार्य करते थे। उसके साथ साथ आप देखोगे विलियम बेंटिंग ने ठगी के अंत के लिए भी कर्नल स्लीमेट को नियुक्त कर दिया था, ताकि इनका अंत किया जा सके। जो एक कांटा चुभ रहा है उसको निकाल कर बाहर फेंका जा सके, इनका उद्देश्य ये था। इस समय में भी प्रशासनिक नीति के माध्यम से आप देखोगे नैक सुधार भी इन्होंने किए। मतलब कि जस्टिस व्यवस्था को भी जुडिशरी सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने सुधार किया। इन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ये जुडिशियल सिस्टम भारत के लिए नहीं था, वास्तव में ये जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए था, भारतीयों के लिए नहीं था। इट्स क्लियर या नो? क्योंकि उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव न्यायिक सुधारों पर भी पड़ने लगा। इसी क्रम में बेंथम ने भारतीय न्याय व्यवस्था या प्राणी में व्याप्त मूलभूत खामियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। ये वही बेंथम है सर जो फिलोसफी में आप पढ़ते हैं, इथिक्स पेपर नंबर 4 में आप पढ़ते हैं, वही बेंथम है ये।
इट्स क्लियर या नो? इसके साथ साथ आप देखोगे विधि के संहिताकरण के लिए 1833 में चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैकाले संहिता का निर्माण हुआ। ये 1833 में आया और 1857 के विद्रोह के बाद इसको लागू किया गया। फिर इंडियन सिविल कोड लाया गया। क्या लाया गया? इंडियन सिविल कोड लाया गया। भारतीय दंड संहिता आप देखोगे इंडियन पेनल कोड लाया गया था 1859 में और भारतीय दंड संहिता लाया गया था 1860 में और मैकाले संहिताकरण हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। मतलब कि ये हुआ कि तत्कालीन सरकार ने एक अधिनियम के माध्यम से इस बिल को लाया और आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य न्याय संहिता ऐसे कानून भारत देश के अंदर 2 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। तो इनको भी क्या है आप ध्यान में रखिएगा। इट्स क्लियर या नो? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए सर, उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय अधिनियम। उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1961 के द्वारा पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी निजामत अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये 1861 है सर, ना कि 1900। ठीक है, ये 1861 है ना कि 1900। मैं इसको राइट कर देता हूँ 1 सेकेंड। ये जो है ये है आपका 1861। क्या है सर? ये है 1861। 1861। अब 1861 में आप देखोगे इसको लाया गया और इसी से ये चीज़ें लाई गई। मतलब कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई और ये वास्तविक रूप से आप देखोगे इसमें भारतीयों का तो बहुत ही कम मात्रा में न्याय होता था। इसमें कंपनी के अधिकारियों का, उसके साथ साथ आप देखोगे कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ ब्रिटिश भारत में जो निवास करने वाले व्यक्तियों का, इन्हीं सब का खास तौर पर इसमें क्या होता था, न्यायिक व्यवस्था का सिस्टम किया जाता था। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं भू राजस्व संबंधी कुछ सुधार ऐसे किए गए। क्या क्या सुधार किए गए सर इन्होंने प्रशासनिक नीति में? इस काल तक आते आते ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और भारतीय सरकार के मध्य भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, जहां ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने, आप देखोगे, ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद के लिए भारतीय क्रय शक्ति क्षमता को दृष्टिगत करने हेतु भू राजस्व की दर में कम करने का समर्थन किया। वहीं ब्रिटिश भारत सरकार की भी अपनी मजबूरियां थीं, जिसके अंत तक आते आते भारतीय सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद भी जमींदारों को भूमि की समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के में भी जमींदार को परजीवित मानकर के उत्पादन में उनके महत्व को नकार दिया गया। साथ ही साथ रैयतवाड़ी और महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था से सीधे काश्तकारों एवं ग्राम समूहों से भूराजस्व वसूलने की व्यवस्था की गई और जमींदारों और मध्यस्थों को इससे बाहर रखने का प्रयास किया गया। क्या करने का प्रयास किया गया? बाहर रखने का प्रयास किया गया। इट्स क्लियर या नो? आपको ये पता होना चाहिए।
इसके बाद आता है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि मैंने इसको लास्ट क्लासेस में आपसे चर्चा कर ली है, फिर भी मोटे तौर पर स्टूडेंट्स ये क्लास न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बड़ी ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको आवश्यक रूप से देखिए। ठीक है, यह मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी तथा कुछ अन्य भागों पर लागू हुई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भाग सम्मिलित किया गया था। प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उसके साथ व्यक्तिगत स्तर पर भू राजस्व समझौता भी कर लिया गया था। यहाँ भी भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, मतलब आपकी भूमि का हमने अब पट्टाकरण कर दिया है। अब आपको एक पट्टा दे देंगे काट के और इस पट्टे को आप बेच सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप देखोगे डॉक्यूमेंट आपके बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक, इसको ध्यान में रखना। साथ ही साथ आप देखोगे सामुदायिक संपत्ति अर्थात जो चरघा भूमि थी और बंजर भूमि, सिंचाई भूमि, जंगल आदि को किसानों की जगह सरकार के स्वामित्व के रूप में रखा जाना शुरू कर दिया। किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन स्थायी रूप में ना करके अस्थायी रूप में किया जाना शुरू कर दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके उद्देश्य क्या रखे थे सर इन्होंने? इसके उद्देश्य कई थे, प्रशासनिक नीतियों और इसके उद्देश्य कई थे, जिसमें एक बड़ा उद्देश्य था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कंपनी आप क्या करेगी, खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी और अंततः उसे बड़ी मात्रा में धन की ज़रूरत देखने के लिए मिल रही थी। और जब वो धन की ज़रूरत थी और वो ये सब चाह रही थी तो उसको पैसा चाहिए था। तो इसीलिए आप देखोगे कंपनी स्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि उत्पादन के प्रभावी लाभ से वंचित हो रही थी और इसीलिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी का मोहभंग हो गया, क्योंकि उसमें जमींदार तो आप देखोगे अपनी जेबें भर रहा था। यहाँ पर ब्रिटिश, यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों को रत्ती भर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे रहा था। तो ये चीज़ें आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगी सर। इन सब के साथ साथ पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर दूँ, ये इसको समझ में ले। ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो आप दक्षिण और पश्चिम भारत की बात करते हैं, मतलब इस वाले रीजन की बात करते हैं, आप इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई जमींदार नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसके प्रभाव कई हुए, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था से रैयतों की सुरक्षा से संबंधित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई जमींदारों ने स्थान पर स्वयं सरकार एक बड़े तथा शोषक जमींदार के रूप में स्वयं स्थापित हो गई थी। अब जमींदारों की जगह स्वयं जमींदार सरकार थी। भू राजस्व की एक बड़ी रकम को चुकाने के लिए किसान महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने 51%, 31 से 55% आप देखोगे कर राजस्व व्यवस्था कर दी गई थी, उसकी जो दर थी। अंततः ग्रामीण ऋणग्रस्तता इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनती चली गई, जिसके चलते किसानों को इसका आप देखोगे खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और किसान इसके चक्र के व्यू में आ गए। वहीं आप देखोगे मालवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था में खास तौर पर यह व्यवस्था उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर लागू थी। इस व्यवस्था में कुल भूभाग आप देखोगे 30% था, मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले रीजन के क्षेत्रों पे इसको रखा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का प्रबंधन गांव अथवा महाल के साथ किया गया। सामान्यतः आप देखोगे भू राजस्व वसूली और मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, इसके माध्यम से की जाती थी। मुकद्दम मतलब गांव का मुखिया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से मुकद्दम शब्द किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर मुकद्दम मतलब गांव का मुखिया, और भू राजस्व की मालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित इस शब्द को रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए।
इसमें निजी स्वामित्व या उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था, अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से का भू राजस्व देने में असमर्थ है तो उसकी भूमि महाल अधिकृत कर सकता था, और जब तक उसके बदले में वो राजस्व दे देता था, और जब वो राजस्व उस महाल को दे देगा तो महाल उसकी भूमि को क्या कर देगा, खास तौर पर किसान को पुनः वापस कर देगा। परंतु ऐसा नहीं था, ये महाल भी ठीक ठाक जमींदार थे, नंबरदार थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही इस व्यवस्था में आप देखोगे भू राजस्व का प्रबंधन एक स्थायी रूप से ना होकर के अस्थायी रूप में किया जाने शुरू कर दिया, क्योंकि जमींदारी में तो स्थायी रूप में था। इसके भी अपने उद्देश्य देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी। और धन की जरूरत कहाँ से होगी, तो सर कृषि में इन्होंने किए ऐसे काम, चाहे वो रेतवाड़ी हो, चाहे वो महालवाड़ी हो, इन्होंने ये किए तो इनका उद्देश्य तो यही था। और अधिक से अधिक भारत को क्या करना था, एक मार्केट के रूप में तब्दील करना था। भारत से कच्चा माल ले जाओ और भारत को तैयार माल दे दो। ये चीज़ें तो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ब्रिटिश उद्योगों में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत पड़ रही थी, और ये धन कहाँ से आता, ये धन दो ही जगह से आता जो कि आपको देखने के लिए मिला। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर हम इसके प्रभाव की बात कर लें तो इसके प्रभाव में खास तौर पर आप देखोगे इस प्राणी में भू राजस्व की दर अत्यधिक रखी गई थी। अवध के किसानों में इसे लेकर के गहरा असंतोष पैदा हो गया, और यह असंतोष 1857 के महाविद्रोह, महाक्रांति के समय एक हिंसक कृषक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। देखिए सर, जो 1857 का विद्रोह था, आप इसको कोई स्पष्ट नाम नहीं दे सकते। कोई इसको कहता है कि जनजातीय विद्रोह था, तो कोई कहता है कि ये कृषक विद्रोह था, कोई कहता है कि ये राजाओं के द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई थी, कोई कहता है कि ये सैनिक विद्रोह था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कहता है कि ये एक ऐसा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने ब्रिटेन की नींव हिला दी थी और ये साबित कर दिया था कि आप कितने समय तक भारत में टिकेंगे। आप जरा इस स्ट्रक्चर को मैं समझा दूं, ये स्ट्रक्चर जरा समझिएगा। देखिए सर, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद की अगर नीति की बात कर लें, यहाँ पर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दिखाई देगा। इधर आइए, यहाँ पर आपको कृषि दिख रही है, ये कृषि व्यवस्था है सर, एग्रीकल्चर। कृषि से आप कच्चे माल और अनाजों की आपूर्ति करते हैं और उससे व्यवसायीकरण हो जाता है। जब आपने यहाँ पर कच्चे माल आदि को क्या कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, तो आप मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ पर अकाल और भुखमरी तो पड़ेगी। जब लोगों को खाने के लिए वो खाना नहीं मिलेगा तो सर आप वो उत्पाद करवाना चाहते हैं जो उत्पाद उस भूमि में नहीं हो सकता, जो उत्पाद इस इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता, आप उस उत्पाद को यहाँ पर ज़बरदस्ती भारतीय किसानों पर थोप रहे हैं, उन्हें वाणिज्यिक कृषि करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो आप सर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर अकाल और भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा ना हो? क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल ने, उस धन की चकाचौंध ने, बढ़ती हुई औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण करके अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया और भारतीय कृषकों की कमर तोड़ दी। उनको अकाल का और भुखमरी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ आप देखोगे शिल्प और उद्योगों का पतन होता चला गया, जिसमें खास तौर पर जब शिल्प और उद्योगों का पतन हुआ तो कृषक की तरफ आप देखोगे दबाव लगातार बढ़ता चला गया, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी जैसी स्थिति पनपती चली गई। जो लोग छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर की तरफ लगे हुए थे,
जो लोग कृषि में आप देखो काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी ज़रूरतों की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य छोटी मोटी वस्तुओं के उत्पादन से करते थे, आपने उनको तबाह कर दिया। एक शब्द कहा जाता है कि औद्योगिकरण ब्रिटेन में हुआ और भारत में भी औद्योगिकरण, मतलब कि यह हुआ कि वहां के कृषकों को, वहां के एमएसएमई सेक्टर के लोगों को रोजगार मिला, परंतु भारत के एमएसएमई सेक्टर और कृषि के लोगों को बेरोजगार तो छोड़िए, उनको भूखमरी और कहीं ना कहीं अकाल का सामना करना पड़ा। इस समय भारत में उद्योगों का पतन हो गया। जब उद्योगों का पतन हुआ तो जो व्यक्ति उद्योगों में संलिप्त थे वो जाकर के किसकी तरफ मूव हो गए? एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए। एग्रीकल्चर में आप देखोगे जहां व्यक्ति 2 काम करते थे अब 200 काम करने लगे, अब 10-50 और उसमें आ गए, और जब 10-50 उसमें आ गए तो उससे गरीबी, बेरोजगारी और कृषि की उत्पादक क्षमता तो कम होगी, उससे अकाल और भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा। इन सब के साथ साथ व्यापारिक व्यवस्था पर भी आप देखोगे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए नजर आए। खास तौर पर निर्मित माल भारत में आयात किया जाएगा और कच्चा माल भारत से निर्यात किया जाएगा। भारत को इस समय एक मंडी के रूप में तब्दील करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो अंग्रेजों ने किया। चूंकि उन्होंने भारत को एक मार्केट बना दिया, भारत एक बाजार बन गया। यहां से कच्चा माल आपको चाहिए, आपको जूट चाहिए, सोरा चाहिए, अफीम चाहिए, काली मिर्च चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, ज्वार बाजरा रागी और आपको दहन चावल गेहूं इत्यादि चाहिए, कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, क्या चाहिए, नील चाहिए, आपको सारी चीजें कच्ची चाहिए। आपको तैयार करना है सर कहां पर? क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें कहां पर लग रही हैं? यूरोप में लग रही हैं, ब्रिटेन में लग रही हैं, और उनके लिए कच्चा माल का अगर सोर्स का कोई काम बनता तो भारत, और उसके साथ साथ आप देखोगे चाइना। यहां से कच्चे माल को आप देखोगे सस्ते में खरीदा गया और तैयार माल को आप देखोगे महंगे में खरीदा गया, तो भारतीय लोगों की जेब में जो भी खजाना था, जो भी पैसा था, वो सब लूट लिया गया। अगर नहीं खरीदोगे तो आपको तोड़ा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। यही तो हुआ। आप क्यों देखते हैं कि जब भी भारत में स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन हुए, क्यों सबसे पहले होलियां जलाई गई ब्रिटिश की वस्तुओं की? उसका रीजन यही था। लोगों के अंतर्गत जो आक्रोश था वही इसका रीजन था। चूंकि अर्थव्यवस्था की इस संरचना में नकारात्मक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिसके चलते आप देखोगे अर्थव्यवस्था डामाडोल होती चली गई। इसका कारण यही था। भारत की एक तरह मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। मैं इसका एक एग्जांपल बड़ा अच्छे से आपको तरोताजा कर देता हूं। वर्ष 2020 में कोविड पैंडेमिक के समय दुनिया भर के उद्योग समाप्त हो गए थे। सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और फोर्थ सेक्टर और पंचुअल सेक्टर, जो भी सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ करके सारे सेक्टर बंद हो गए। प्राइमरी सेक्टर में एक सेक्टर बता जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। आप मुझे बताइए, भारत के मजदूर वर्ग को अगर कहीं रोजगार मिला, या भारत के लोगों को जो कंपनी में रोजगार करते थे, जो काम करते थे, जो 10 साल से कार्यरत थे, जब कोरोना वायरस की स्थिति हुई, जब लॉकडाउन लगा, जब पैंडेमिक की स्थिति थी, सेकेंड वेव आई, आहार कार्य जैसी स्थिति थी, बहुत नकारात्मक भयावह स्थिति थी। ऐसी स्थिति कभी जीवन में किसी को ना आए। उस समय अगर किसी ने रोजगार दिया तो एग्रीकल्चर सेक्टर था। लोग मूव हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि आर्थिक स्थिति संरचना में नकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए आपको मिले कच्चे माल के रोग पर। ठीक, इसके साथ साथ आयात एवं संचार की स्थिति भी इसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? आयात एवं संचार की स्थिति भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल ने क्या किया? सड़क सर, सड़क पर दौड़ेगी सर उनकी गाड़ी, सड़क पर दौड़ेगा उनका वाहन। सड़क चाहिए उनको। क्यों चाहिए सड़क? ताकि वो अपने माल को, तैयार माल को और कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जोड़ सकें। रेलवे, अगर कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं पर हिंसा हो रही है, तो उसको दबाया जा सके। मालगाड़ी को लाद करके
उस ट्रेन में भर करके तैयार माल, अपने टोपी कुर्ता पजामा इत्यादि को भर करके, सूट बूट इत्यादि को भारतीय लोगों पर थोप दिया जाए। टेलीग्राफ के माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दी जाए कि माल पूछा कि नहीं पूछा, वहाँ पर स्थिति कैसी है, अशांति है, शांति आदि स्थिति है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो संचार और यातायात के साधन से ही तो किया गया, और यही हुआ। और इससे भारतीय बाजार का एकीकरण करने में ये आगे सक्षम रहे। मुद्दा अभी जारी है सर। जब बाजार का एकीकरण हुआ सर, यहां पर केवल नकारात्मक बिंदु ही आपको नजर नहीं आते हैं, बल्कि इसमें आपको सकारात्मक बिंदु भी नजर आते हैं। आप देखोगे ब्रिटिश विनिर्मित उत्पादकों के व्यापक प्रचलन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया, कमर तोड़ दी। वो जैसे तैसे करके अगर उत्पाद भी करते और माल को तैयार करते, और जैसे ही वो लेकर के जाते ब्रिटेन के बाजार में, तो इतनी तकड़ी लेवल की स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती, इतनी हाईएस्ट लेवल की स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती, जितना उनका एक्सपेंडिचर खर्च जाने में, किराए में हुआ है, भाड़े में हुआ है, उतना ही उनको वहाँ पर देना पड़ता। तो बराबर सराबर तो छोड़िए, उनको घाटा ही उठाना पड़ता। और ये साफ साफ उन्हें पता था, ये भारतीय जो व्यापारी हैं, ये बड़े व्यापारी नहीं हैं, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिद्दी व्यापारी हैं, परंतु करेंगे, सदियों से ये व्यापार करते आ रहे हैं, इनमें आदत है, इनके ब्लड में व्यापार छुपा हुआ है, लेकिन ये व्यापार करेंगे। परंतु इन्होंने इतनी हाईएस्ट स्टाम्प ड्यूटी लगा दी, भारतीय व्यापारियों को व्यापार करना यूरोप से बहुत महंगा पड़ गया, जिसके चलते उन्होंने व्यापार छोड़ दिए। मुश्किल से एक दो बड़ी कंपनी रही थी, जैसे टिस्को, ये कुछ ऐसी कंपनी थी टिस्को किस्को, जो उस समय भी व्यापार कर रही थी। खैर, भारत पर निजी ब्रिटिश पूंजीपतियों का काफी मात्रा में ऋण था, यह भी देखने के लिए मिल रहा था। भारत पर था सर, हमने कभी ऋण नहीं लिया, लेकिन निजी ब्रिटिश पूंजीपतियों का काफी मात्रा में ऋण हम पे कहां से आ गया। भारतीय लोगों की तो खुद आप देखोगे वह स्थिति हो रही है। भारतीय लोगों को तो खुद आप देखोगे खाने के लिए, खाना पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान चलने के लिए सड़क, सोने के लिए समय नहीं है उनके पास में। उनको इतना टाइट करा गया है, उनके साथ इतना मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता है। बच्चों से आप देखो, जो 7 साल 5-5 साल के बच्चे हैं, 8-8 9-9 साल के बच्चे हैं, उनसे 10-10 घंटे काम करवाया जाता है। महिलाओं से आप देखोगे 15-16 घंटे काम करवाया जाता है। पुरुषों के लिए रेस्ट और अवकाश का कोई दिन नहीं है, उनसे 24 घंटे कभी भी आप काम करवाते हैं, और उनको खदानों में, कोयले में, जहाँ चाहता है वहाँ ढकेल देते हैं। तो भारत पर ऋण कहाँ से? यह ऋण था ब्रिटिश की कंपनी पर, यह ऋण था ब्रिटिश की निजी कंपनी पर और उसके अधिकारियों पर। वो अपनी जेबें गर्म कर रहे थे, वहां से ऋण ले रहे थे और उसी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करके अपने घर भेज रहे थे। एकीकृत बाजार और उसके साथ साथ भाप के इंजन ने भारत ब्रिटिश पूंजीवाद के विकास का मार्ग तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते आप देखोगे स्टूडेंट्स, हमारे घर क्या है ना, एक फुटबिल है, तो वो रूम में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत देता है। खैर कोई नहीं, डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत फ्लो में मैं चलूँगा। एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता हूँ, बस आप सुनिए चीज़ों को। आप जितना सुनेंगे ना, आपको इतना ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि उसने फ्लो मेरा तोड़ दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी समय औद्योगिक चरण का आता है तीसरा चरण, जिसको आर्थिक नीति कहते हैं। कृषि का क्या गया सर, क्या किया गया? व्यवसायीकरण, ठीक है। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र शो किया गया है सर, यह है ब्रिटिश उद्योग और यह है भारतीय उद्योग। भारतीय कृषि से आप देखो कच्चा माल क्या हो रहा है, इस एरो के निशान को देखिए, जा रहा है, और यहाँ से है बाजार, ये क्या है? तैयार माल है सर, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है? जो रेडी किया गया माल है, ठीक है, जो रेडी गुड्स हैं वो भारतीय लोगों को लिए आ रही हैं, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है। भारतीय कृषि का दोहन ब्रिटिश औद्योगिकरण के हित में किया गया था। यद्यपि कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय कृषि में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहन किया गया था। इट्स क्लियर या नो? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके साथ साथ आप देखोगे निम्नलिखित कारकों ने व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन दे दिया था, यह भी एक इसका बड़ा कारण माना जाता है। भू राजस्व की दरों में क्या हो गया था? अधिकतम बढ़ा दी गई थी, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। आप कह रहे हैं कि ऋण है भारत पर, कर्ज है भारत पर,
वो कर्ज कैसे जाएगा? तो उस कर्ज के लिए तो आपका शोषण होगा सर। कर्ज को चुकाने के लिए किसान हैं सर भारत के, आज भी थे और कल भी हैं, ठीक है, ये वसूला जाएगा किसानों से। ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भारतीय किसान करेंगे पूरी। ब्रिटेन में नगरीय जनसंख्या के लिए बड़ी मात्रा में अनाजों की आवश्यकता का होना कहाँ से पूर्ति होगी? भारत से होगी, क्योंकि कॉलोनी भारत है। आधुनिक यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के साथ साथ वर्ष 1869 में सुएज नहर का खुलना। क्या आप जानते हैं सर सुएज नहर कहाँ पर है? थोड़ा सा मैं डायग्राम आपके सामने शो करूँगा ताकि आप समझ सकें, ठीक है, ताकि आप इस सुएज नहर वाले मुद्दे को जान सके। थोड़ा फोकस कीजिएगा चीज़ों पे। ये है सर ऐसे, ये आपको इंडिया दिख रहा है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ठीक है, यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये अरब सागर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जा रहा है इधर ऐसे, ये है सुएज कैनाल, ठीक है, यहीं पर है रेड सी, ठीक है, और यहीं पर है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल सर इसका खुला हुआ 1869 में, और यूपीपीसीएस ने क्या पूछा? समथिंग 2018 वाले में है शायद ये, हाँ 2018 में पूछा कि सुएज नहर खुलने के पश्चात जो दूरी थी वो कितनी थी, कम हो गई, लगभग आप देखोगे 5000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। क्योंकि उससे पहले क्या था ना, इनको अफ्रीका का पूरा राउंड, ऐसे ये मान लीजिए अफ्रीका है तो यहाँ से इंडिया से वो मान लेंगे और यहाँ ऐसे घूम करके जाना होता था। अब क्या है, यहाँ से मान लिए सीधा इधर चले गए, अब यहाँ से जाएंगे मेडिटेरियन सी, सीधे यूरोप पहुँच गए। तो इसलिए इसमें 5000 किलोमीटर के आसपास का क्या था, जो डिस्टेंस था वो कम हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। सुएज नहर कब खुदी थी? ये जब खुदी थी। आज भी इसका मुद्दा रहता है कौन कौन से देश है, मैपिंग की क्लास में करवा दूँगा, चिंता मत कीजिएगा। कुछ अपनी सीमाएँ रही हैं इसकी। औपनिवेशिक सरकार ने केवल उन्हीं फसलों को प्रोत्साहन दिया जिनकी ब्रिटेन को आवश्यकता थी, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे संख्या आप देखोगे भारतीय किसानों के लिए यह एक थोपी गई प्रक्रिया थी, मैंने तो बताया आपको पहले। औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत इस व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग आर्थिक भार अपने नीचे वाले लोगों पर डालना स्वयं और बचता चला जाता था। उसके साथ साथ चौथा पॉइंट है यहाँ पर व्यावसायिक फसलों के उत्थान में मोटे अनाजों की खेती पर दुष्प्रभाव डाला गया जो गरीब लोगों का भोजन हुआ करती थी। फलतः इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की समस्या बहुत तेजी से तीव्र गति से यहाँ पर विस्तार कर गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई? चलिए सर, उसके बाद आप देखोगे जो किसान थे इनकी कमर भी तोड़ी गई। ये किसान थे, अब किसान किसी फसल का उत्पादन कर लें, मान लीजिए जूट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है सर, जूट का उत्पादन किया है, लगभग मान लीजिए 100 ऐसे टन इन्होंने उत्पादन किया है। मार्केट में मांग आ गई सर, आप देखोगे, देखिए कैसे होता है सर सिस्टम। किसान उत्पाद कर रहे हैं सर, नॉर्मली उत्पाद कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बिचौलिए आए और इन्होंने कहा 100 टन उत्पादन कर लो। इन्होंने 100 टन उत्पादन कर लिया सर, 100 टन, इनको 100 टन दे दिया पूरा का पूरा। बिचौलियों ने व्यापारियों को क्या कर दिया, पूरा का पूरा 100 टन दे दिया, क्योंकि डिमांड 100 टन की थी। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे निर्यातक को, तो निर्यातक की भी 100 टन की थी तो 100 टन दे दिया। यहाँ से जहाज रानी में गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डिमांड 100 ही टन की थी तो 100 टन पहुँचा। अब किसान जो इतने बुद्धिजीवी होते हैं आपको सबको पता है, किसानों को लगा कि सर लास्ट ईयर्स क्या हुआ था, आप देखिए लास्ट ईयर्स क्या हुआ था, हमसे 100 टन उत्पादन करवाया गया था। कितना? 100 टन उत्पादन किया था, ठीक है। क्योंकि 1 साल हो गया है, जनसंख्या भी बड़ी है, पहले ननुआ के 2 बच्चे थे, अब उसके 3 हो गए, और इस तरीके से सबके बच्चे बड़े हैं तो डिमांड तो बढ़ेगी। अब उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, किसी ने डिमांड नहीं करी, किसानों ने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अब 100 से 150 टन उन्होंने उत्पाद कर लिया सर कपास का, मान लीजिए कॉटन का उत्पाद कर लिया। अब जहाज रानी में एक घंटी बजती है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कि हमें 60 टन माल चाहिए। कितना? 60 टन। अब ये जहाज रानी उद्योग से गया, जहाज रानी उद्योग पर जो अधिकार था ना, ये सर ब्रिटेन का था।
ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। अब उद्योग रानी पर पहुंचा, उद्योग रानी से पहुंचा सीधा निर्यातकों पे। निर्यातकों से कहा कि सर हमें 60 टन माल दे दो। निर्यातकों ने क्या कहा व्यापारियों से कि सर 60 टन माल चाहिए, बोले 60 टन मिलेगा। अब यहाँ से 60 टन की बात पहुंची कहाँ, बिचौलियों पर कि 60 टन चाहिए, व्यापारी ने इससे कह दिया। अब जाकर के जो साहूकार थे, बिचौली थे, उन्होंने कहा किसानों से कि 60 टन हमें माल चाहिए, 100 नहीं चाहिए, 60 टन चाहिए। इन्होंने 60 की बात कर ली, 60 की बात कर ली। अब किसानों ने तो उत्पादन करके रखा है कितना, 150, 150, और यहाँ पर डिमांड हो रही है कितनी, 60। अब आप देखिए कमर किसकी टूट रही है। किसानों ने 150 उत्पादन कर लिया, पहले ननुआ फतुआ सबने किया था, तो थोड़े बहुत ने किया था, अब के सबने लगा दिया कि सब लोग अरे इतना महंगा बिका है, ठीक है सबने बो दिया। ऐसा होता है कि नहीं, सबने बो दिया। अब क्या हुआ, डिमांड आ गई 60 टन की। जब 60 टन की डिमांड आ गई तो आप बताइए 150 टन हो गया उत्पाद। अब 60 टन लेके जाना है तो आप सभी जानते हैं वो बचेगा इतना, तो उधर से 40, तो 90 टन आप मुझे बताइए कहाँ जाएगा सर। अब इतना तो बच गया आपका महोदय जितना आपने लास्ट ईयर डिमांड की थी। अब किसान इस 90 टन का क्या करेंगे। जिसने पहली बार फसल लगाई थी तो उसकी तो कमर टूटेगी। 90 टन या तो आप कंज्यूम करो या रख लो, सलेगा गलेगा, या फिर सस्ते दाम में दे दो। तो सस्ते में बेचते थे, ये एक मोनोपोली थी, ये एक मोनोपोली थी। तो ऐसे इनकी किसानों की भी कमर तोड़ी गई। बी औद्योगिकरण मैंने आपको चर्चा कर दी है, अब मैं नहीं करूँगा, अब सीधा इस पर आ जाता हूँ। देखिए भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो चुका था, पतन हो गया था। कारण थे 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके आधार पर भारत में कंपनी का व्यावसायिक एकाधिकार समाप्त हो गया। उसके साथ साथ आप देखोगे कलाशायर और मैनचेस्टर के औद्योगिक आप देखोगे उत्पादकों से भारत का बाजार भरा जाने लगा। इस प्रक्रिया ने भारत के हस्तशिल्प उद्योगों पर विपरीत प्रभाव डाला। साथ ही साथ आप देखोगे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादकों के लिए बाजार बंद करने हेतु उन पर भारी कर लगाए और रेलवे के माध्यम से भारत के कहीं न कहीं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाई गई तथा वहां ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचाई गई थीं। ये भी इसमें मुद्दा देखने के लिए मिला। कंपनी के आप देखोगे साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के कारण भी अधिकांश देशी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया और ये रियासतें भारतीय हस्तशिल्प उत्पादकों के लिए एक बड़ा बाजार थी। विलय नीति के परिणाम स्वरूप आप देखोगे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों ने अपना आंतरिक बाजार खो दिया था और जिसके चलते ब्रिटिश की शैक्षणिक सामाजिक नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया जिसकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति ज़्यादा थी। वही सूट बूट पहन करके हेलो हाय आई एम फाइन, आई एम मिस्टर, हेलो हाउ आर यू, टू यू आई एम फाइन, ये सब चल रहा है और इन्होंने सब कुछ ठूंस दिया, भारतीय लोगों में बाढ़ दिया। और जब बाढ़ दिया तो चीज़ें आएंगी। अब रुचि जनरेट करेगा किसकी, बर्गर की, मोमोज की, चाउमीन की, सूट बूट की, कैप की, ऐसा कड़कता हुआ जूते की, ठीक है। अब चुर चुर जूती नहीं बोलेगी, अब टक टक बोलेगी जूती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, ये सारी चीज़ें, और टाई लगाएगा, टाई, भारत में टाई का कोई सेंस नहीं है, टाई लगाएगा यहाँ से बिल्कुल बंद कर देगा सब, ठीक है, टाई लगाएगा बिल्कुल। अरे भाई टाई तो क्यों लगाई जाती है, टाई लगाई जाती है ताकि आपको यहाँ से हवा ना जनरेट करे। यूरोप का कभी एक बार सही से ज्योग्राफिकल एरिया तो देखिएगा, 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में पड़ता है सर, जहाँ पर टेम्परेचर आप देखोगे माइनस में ज़्यादा रहता है, लगभग 10.5 इतना टेम्परेचर रहता है, उसके बाद माइनस में ही रहता है। तो उनको तो बोरी पहननी पड़ेगी, बोरी। हमें क्या है, ऐसे डालो धोती कुर्ता मस्त एकदम। यही तो चीज़ें हैं। प्रभाव क्या है इसका देखिए, ब्रिटिश ने भारत के आप देखोगे परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया गया, किंतु उसकी जगह आधुनिक उद्योगों के निर्माण के कारण इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी। परिणाम स्वरूप कृषि एवं उद्योगों के मध्य संतुलन बिगड़ जाने से कृषि पर अधिक लोगों की निर्भरता बढ़ गई। अंततः भारत में ग्रामीण गरीबी और ऋणग्रस्तता पर ज़्यादा से ज़्यादा बल मिलता चला गया और इनकी नींव तोड़ दी गई। उसके साथ साथ आप देखोगे आधुनिक यातायात और संचार के साधन क्या थे। रेलवे सर, रेलवे का अपना कॉन्सेप्ट है। आइए मैं थोड़ा सा पहले बता दूं रेलवे का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो रेलवे क्या करेगा, इसके दोनों हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं पहले, ठीक है, इसके बारे में। मुझे आई होप लगता है कि क्लास ठीक ठाक ड्यूरेशन में हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्लास को यहीं पर रोकते हैं
अगली क्लासेस में आपसे मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बाय। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।